नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की प्रिपरेशन के क्रम में। आज प्रैक्टिस सेट 1 है। आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है मुख्य सेविका की तैयारी के लिए और हमारे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी होने वाली है और आपकी एग्ज़ाम तक ये प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ऑफिशियल सिलेबस जब भी आ जाएगा, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद हम लोग कंप्लीट सिलेबस को प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुख्य सेविका की रेगुलर प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड किए जाएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सके ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, आज का सेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोड़ीय मुखपाक एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जिह्वा शोथ, ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विदरता चेलोसिस के लक्षण हैं। यहाँ पर जो इनके इंग्लिश में भी नाम ये लिखे हुए हैं, इनके लक्षण पूछ रहा है आपसे, या फिर किसकी कमी से ये रोग होते हैं, ये बीमारियाँ होती हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको विटामिन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। रतौंधी या फिर जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी में B1 से लेकर के B12 तक पूरा विटामिन समूह होता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स या फिर बी समूह बोलते हैं। B1 का नाम होता है थाइमिन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो ये जो है विटामिन B2 की कमी से ये सभी बीमारियाँ होती हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से होती हैं। इसी प्रकार से विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी हम आपको ना बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। आपको अलग से लिख करके रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस सेट हमारा देखते रहिए। हम और हर क्वेश्चन में जो भी रिलेटेड फैक्ट्स रहेंगे उनको बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएँ। 2 बार 4 बार 5 बार सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। कैल्सीफेरॉल हो गया। इसके बाद विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के, फिनोक्विनोन, और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपके लिए कि धूप का विटामिन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके बाद इनमें से कौन एक संचरणशील या संक्रामक रोग है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, मधुमेह, डिप्थीरिया, क्वाशरकोर, मेरास्मस। ये दोनों जो रोग हैं ये बच्चों में होते हैं, प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। इनके अलग अलग थोड़े से लक्षण होते हैं लेकिन दोनों होते हैं प्रोटीन की कमी से। मधुमेह या फिर डायबिटीज, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जब मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। डिप्थीरिया, यह एक संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया के बारे में आप सभी थोड़ा सा बताएं। जितना आप सभी प्रश्नों को या फिर उनके क्षेत्र में जितना आप उसमें रिसर्च करेंगे, जितना आप उसमें जानने का प्रयास करेंगे, वो टॉपिक उतना आपका अच्छे से तैयार होता रहेगा। स्नातक लेवल का पेपर आने वाला है आपके परीक्षा में, तो तैयारी आपकी थोड़ी अच्छी रहनी चाहिए। और आप ये पहले से मान के न चलें कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है या पेपर का लेवल। आप अपनी तैयारी बिल्कुल सुदृढ़ रखें। तो 2 का यहाँ पर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसके बाद विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि विटामिन के, फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो क्या होगा, फिर ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स ये जो है रक्त का थक्का जमाती हैं और विटामिन के इसमें सहायता करता है। तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होगा, क्योंकि रक्त का थक्का जमेगा नहीं तो रक्तस्राव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो रक्त होता है, बेसिकली जो ब्लड आपका होता है, ये ब्लड हमने यहाँ पर एक ब्लड की एक सपोज दैट एक हमने यहाँ पर ड्रॉप ले ली। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं हमें। एक तो हो गया आपका कणिका और दूसरा हो गया आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, 60% लगभग प्लाज्मा होता है, 40% में कणिका होती हैं। कणिका में भी क्या क्या होते हैं, RBC होते हैं कणिका में, WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं।
तीनों के काम अलग अलग होते हैं। प्लेटलेट्स से तीनों के अलग अलग काम होते हैं। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। प्लेटलेट्स अभी हमने आपको बताया, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, अवशोषी पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसके बाद जो भी आपको हम फैक्ट बता रहे हैं सभी आप अच्छे से देखते चलिए, आगे हम कई बार उसको रिपीट करेंगे, रिवीजन कराएंगे आपका। डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? तो डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम: पर्यावरणीय स्वच्छता होनी चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों का उचित निकास होना चाहिए, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग होना चाहिए ताकि मच्छर आपको न काटे, क्योंकि मच्छर से ही फैलता है ये। क्यूलेक्स मच्छर है उसका नाम आप सभी जानते होंगे। उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, बेसिकली जो वाहक होते हैं मच्छर और उसमें जो भी रोग का कारक होता है, चाहे विषाणु हो, जीवाणु हो, प्रोटोजोआ हो, जैसे मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। मादा एनाफ्लेज वहाँ पे वाहक होती है केवल। तो यहाँ पर ये तीनों ही कारण होते हैं, ये तीनों ही उपाय किए जा सकते हैं डेंगू की रोकथाम के लिए। 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसके बाद हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मुख्य सेविका, UPSSC मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट नाम से। तो अभी तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, आगे जो भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे एक ही जगह पर, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पर मुख्य सेविका के रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत की अवधियों में से एक है। वृद्धि विकास का काल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीव्र वृद्धि, क्योंकि यह बहुत तीव्र वृद्धि की अवधियों में से एक है शैशवकाल में, इसीलिए शैशवकाल में ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। शैशवा अवस्था में ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। ए हो जाएगा, 5वें का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसके बाद पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में की अच्छी संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 6। सामान्य प्रसव की पोषक आहार उचित होना चाहिए, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम, टहलना और भी जो अन्य सहायक व्यायाम होते हैं करने वाली जो स्वस्थ गर्भवती माता होती है उनमें जो है सामान्य प्रसव की संभावना ज़्यादा होती है। सिजेरियन प्रसव की संभावना कम हो जाएगी। और आजकल देखेंगे या फिर जटिल प्रसव की भी चांस बन जाते हैं। और आजकल देखेंगे आप कि रीजन हो या ना हो लेकिन सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होते हैं केसेज में, उसमें बता दिए जाते हैं। जो घर वाले होते हैं लोग घबरा करके भी सिजेरियन डिलीवरी करा लेते हैं, जबकि नॉर्मल या फिर सामान्य प्रसव में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं माता के लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो 6 का यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पर्दा या घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था किसको धूप का विटामिन कहा जाता है, तो आप में से कितने लोगों ने कमेंट करके बताया है धूप का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? वही आंसर होगा। तो विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। अगर आप सुबह के समय धूप की किरणें थोड़ी देर के लिए अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में, आपके त्वचा के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण स्वयं होता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा बायोलॉजी का हो जाएगा, तो थोड़ा सा जानते रहिए आप। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। और अगर पर्दा या घूंघट प्रथा होगी, शरीर पूरी तरह से ढका होगा, तो धूप या जो प्रकाश की किरणें होंगी वो शरीर पर पड़ नहीं पाएंगी ठीक तरह से, या वो हमेशा घर के अंदर ही हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं, कोई भी स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो। हालांकि पर्दा घूंघट प्रथा स्त्रियों के लिए है, तो यहाँ पर कोई भी स्त्री अगर बाहर नहीं निकलती है तो उनको धूप नहीं मिलेगा, या फिर उनका पूरा शरीर अगर कवर्ड है तो फिर उनमें क्या होगा, विटामिन डी की जो उपलब्धता होगी वो कम होगी। 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जन वितरण प्रणाली में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8।
गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल। हालांकि अब धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः किसको जन्म देती है? भारी शिशु को, स्वस्थ शिशु को, अल्प विकसित शिशु या फिर उपर्युक्त सभी? तो स्वस्थ शिशु को जन्म देती हैं। स्वस्थ माता है, सुपोषित माता है, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता है तो स्वस्थ शिशु को जन्म देती हैं। 9 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद वाले सेशन में हम लोग प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बहनें मुख्य सेविका की तैयारी करने वाले हैं सभी तक ये वीडियो जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा आपके लिए यूनिक प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी होती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? MMR वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं आप तो कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न भी आगे मिलेगा आपको फिर से। तो MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? खसरा से भी सुरक्षा देती है, कर्णमूल शोथ गलसुआ या इसी को मम्स रोग बोला जाता है, इससे भी सुरक्षा देती है। ये जो कर्ण में जो ग्रंथियाँ होती हैं कान के पास, मतलब ग्रंथियाँ आपके मुंह के अंदर जो जीवा की ग्रंथियाँ होती हैं लेकिन जो कान के पास होती हैं, तो उनमें सूजन आने से मम्स रोग होता है। रूबेला, इन तीनों ही बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त होती है MMR वैक्सीन के माध्यम से। तो यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको ये भी आप कमेंट करके बताएं, और जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में।